नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल एनक्यूब एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट 2 कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक इंटरप्राइजेज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज इन इंडिया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इसका मतलब कंपनी इंसान नहीं होती, लेकिन लॉ के नज़र में उसका अपना अलग एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस फाइल या फेस कर सकती है। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate legal entity, perpetual succession and a common seal। कंपनी को डिफाइन किया गया है एज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। इस डेफिनेशन में 4 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। पहला आर्टिफिशियल पर्सन, सेकंड क्रिएटेड बाय लॉ, थर्ड सेपरेट लीगल एंटिटी एंड फोर्थ परपेचुअल सक्सेशन। एग्जाम में इसी लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मीनिंग, a company organization is a form of business organization registered under the Companies Act having a separate legal entity from its members। मतलब कि कंपनी और ओनर जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, तो वो दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में। पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी और उसके मेंबर्स अलग होते हैं। अगर कंपनी पर लोन है तो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवर नहीं होगा, सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी से होगा। जैसे भी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है तो उसमें ओनर और बिजनेस को अलग नहीं माना जाता था। तो उसमें अगर लोन वगैरह है तो ओनर की पर्सनल असेट्स को भी बेचा जा सकता था, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी पर्सनल असेट्स को नहीं बेचा जाएगा। सेकंड है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी की लाइफ कंटिन्यूअस होती है। शेयर होल्डर्स चेंज हो जाए, डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें वही मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे कि अगर आपने 10,000 के शेयर्स लिए हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 10,000 रुपये ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो कंपनीज के शेयर इजीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, स्पेशली जब पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली बाय सेल होते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सील। कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर जिसे कि कॉमन सील बोला जाता है। तो जब कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में साइन करती है तो ये कॉमन सील के द्वारा होता है। डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी सील लगाना लीगल प्रूफ माना जाता है। देन आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल मतलब कि लॉ के द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इसका जन्म नहीं हुआ बट ये एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट्स। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को फॉर्म कैसे किया जाएगा। पहले आएगा फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो इसमें हम पहले मीनिंग पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनी होती क्या है। अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लिमिट्स मेंबर्स टू 200, डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो शेयर्स के ट्रांसफ़र को रेस्ट्रिक्ट करती है, पब्लिक से कैपिटल रेज नहीं कर सकती, मैक्सिमम 200 मेंबर्स रख सकती है बस। इसमें मेंबर्स लिमिटेड होते हैं।
जैसे कि मोस्टली फैमिली बिजनेसेस या स्मॉल कंपनीज प्राइवेट ही होती हैं। अब आते हैं इसके स्टेप्स में, स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। पहला स्टेप है प्रमोशन ऑफ कंपनी। तो इसमें बिजनेस आइडिया सोचा जाता है, जैसे क्या बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, ये चेक किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है नेम अप्रूवल। तो इसमें कंपनी का नाम रजिस्ट्रार से अप्रूव करवाया जाता है। उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि नेम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी, जो भी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड कंपनी है तो उससे मैच नहीं होना चाहिए। आपका नेम यूनिक होना चाहिए। आपके नेम कंपनी के नेम के आगे रॉयल, एम्परर, ऐसी चीज़ें नहीं लिखी जानी चाहिए। और कोई भी जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है उनका नाम भी नहीं यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे। उसके बाद पहला MOA, जिसमें लिखे होते हैं कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स कि कंपनी किस पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, कंपनी की बेसिक डीलिंग क्या होगी, मेन पर्पज़ इसमें लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस लिखे जाते हैं। देन आता है फोर्थ है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विथ रजिस्ट्रार। डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट होते हैं। देन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। तो इस सर्टिफिकेट के बाद कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है। देन आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। क्या क्या मेरिट्स हैं इस प्राइवेट कंपनी के? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज रहती हैं, बेटर कंट्रोल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है और क्विक डिसीजंस रहते हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। क्या क्या इसके डीमेरिट्स हैं? तो पहला लिमिटेड कैपिटल होगी, क्योंकि आप कैपिटल पब्लिक से रेज नहीं कर सकते थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। ये सिर्फ पब्लिक कंपनी में इशू किए जाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होती है। नो शेयर मार्केट बेनिफिट, आप वही मार्केट में आप शेयर इशू नहीं कर सकते। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी कम होता है इसमें। देन आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। वही उसके अंदर सेकंड पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? अ पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स। मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। नो मैक्सिमम लिमिट, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। वही पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक से कैपिटल रेज कर सकती है। शेयर्स इसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं और मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए इसमें। देन आता है स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स होते हैं फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी के लिए? पहला स्टेप आता है वही प्रमोशन। प्राइवेट कंपनी के स्टेप्स के अलावा इसमें देखिए, ये पहले की स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स तो वही हैं। प्रमोशन, नेम अप्रूवल, प्रिपरेशन ऑफ MOA, फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारे पॉइंट्स सेम ही हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। इसके अलावा 3 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा हैं, जो कि है पहला है इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो इसमें पब्लिक को इनवाइट किया जाता है शेयर्स खरीदने के लिए। जब पहली बार कोई भी पब्लिक कंपनी अपना शेयर इशू करती है तब वो सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें कंपनी की डिटेल्स, कंपनी की प्रॉफिट्स, ये सब लिखे रहते हैं। देन आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट कलेक्ट होना ज़रूरी है इसमें। देन आता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। बस वही लास्ट में। इसके बाद जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है उसके बाद बिजनेस स्टार्ट हो जाता है।
नेक्स्ट आते हैं हम मेरिट्स ऑफ पब्लिक कंपनी में। तो इसमें लार्ज कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकती है कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की। प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है। एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं एंड पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी रहता है इसमें। डीमेरिट्स क्या क्या होंगे? हैवी लीगल फॉर्मेलिटीज़, डिले इन डिसीजंस, क्योंकि शेयर होल्डर्स के वोटिंग भी होती है ना किसी भी डिसीजन को लेने के पहले, तो बिना उनके सहमति के कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, इसलिए डिले होता है डिसीजन लेने में। लैक ऑफ सीक्रेसी रहती है, कब कौन सी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनरशिप और कंट्रोल दोनों अलग अलग हैं। जैसे कंपनी को कंट्रोल कौन करता है? उसके डायरेक्टर्स। ओनरशिप किसी के भी पास हो सकती है, जैसे आपने ही 10 शेयर किसी कंपनी के खरीद लिए, किसी पब्लिक के कंपनी के, तो आप उसके ओनर हो गए, बट आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। कंट्रोल उसको जो उसके डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के वही कर रहे हैं। हाई फॉर्मेशन कॉस्ट, इस बनाने में बहुत पैसा लगता है पब्लिक कंपनी को। देन आते हैं हम टाइप्स ऑफ कंपनीज में। तो कुछ टाइप्स कंपनीज के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे पहला हो गया बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पे कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं? पहला हो गई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सेकंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। थर्ड अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड बाय शेयर्स में जितना अमाउंट उनका शेयर्स, जितने अमाउंट के शेयर्स होंगे उतनी ही लाइबिलिटी उनकी अराइज होगी। बट गारंटी में जितना उन्होंने गारंटी दी होगी कंपनी को, तो उतनी उनकी लाइबिलिटी होगी। जैसे मान लीजिए आपने गारंटी दी है कि 10,000 की, तो जब कंपनी को लॉस होगा या फिर लोन वगैरह चुकाना होगा, तो आपसे 10,000 रुपये लिए जाएंगे लिमिटेड बाय गारंटी में। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें पहला हो गया प्राइवेट कंपनी, सेकंड पब्लिक कंपनी एंड थर्ड गवर्नमेंट कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, इसमें आ गया होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। इनके बारे में आगे हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अदर टाइप्स। वन पर्सन कंपनी, जिसमें सिंगल पर्सन होता है। फॉरेन कंपनी हो गई, जो बाहर की कंपनियां होती हैं अपने देश में आके बिजनेस करती हैं वो। सेक्शन 8 कंपनी, ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती। सेक्शन 8 कंपनी ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है लिस्टेड कंपनी हो गई, अनलिस्टेड कंपनी हो गई, ऐसे। देन पढ़ेंगे हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का नीड क्या है? नीड फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करना। सेकंड, मिडल मैन को रिमूव करना। देन फेयर प्राइसेस प्रोवाइड करना एंड रूरल डेवलपमेंट करना। अब पढ़ेंगे मीनिंग। अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी association of persons formed to promote economic interests of members on the basis of mutual help। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जो म्यूचुअल हेल्प के प्रिंसिपल पर काम करती है। इसका मोटो होता है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के? प्रमोट करना सेविंग्स को, इनकरेज करना सेल्फ हेल्प को, रिड्यूस करना एक्सप्लॉयटेशन, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर करना। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कुछ लोगों ने मिलके आपस में एक एसोसिएशन बना लिया और अपनी अपनी सेविंग्स करके वो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और बाद में जिसको भी नीड होती है तो वो उसको पैसा प्रोवाइड कराते हैं और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, मतलब कि 10 लोग हो गए, 10 लोगों ने पैसा मिलाया, एक को ज़रूरत पड़ी उसको दे दिया, फिर वो पैसा जब पे कर देगा फिर किसी को ज़रूरत होगी तो उसको दे देंगे। तो ये ऐसे काम करता है। मेरिट्स क्या क्या हैं कोऑपरेटिव
ऑर्गेनाइजेशन की ईजी फॉर्मेशन होती है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है और इक्वालिटी अमंग मेंबर्स रहती है। डिमेरिट्स क्या क्या हो गए? लिमिटेड कैपिटल रहेगी, 10 लोग हैं तो 10 लोग की बस सेविंग्स को मिला के बनाई जा रही है ना वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो कैपिटल लिमिटेड रहेगी। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट रहेगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता इसमें। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहेगा, लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं मिलता इसमें। एक्सेसिव गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें ज़्यादा हो जाता है बाद में। नेक्स्ट हम आते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज में। पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या होती हैं? तो पब्लिक एंटरप्राइजेज आर बिजनेस एंटरप्राइजेज ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए उन्हें प्राइवेट लोगों के हाथ में देना सेफ नहीं होता, जैसे डिफेंस, रेलवेज, पावर, पेट्रोलियम। इसलिए गवर्नमेंट खुद इन्हें ऑपरेट करती है। मीनिंग, पब्लिक एंटरप्राइजेज आर इस्टेब्लिश टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट रादर देन प्रॉफिट। वही पब्लिक एंटरप्राइजेज वो बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड, गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज्ड एंड उन्हीं के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और ये पब्लिक के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाई जाती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं। जैसे कि LIC हो गई, सेल हो गई, भेल हो गई, ये सब। इंडियन रेलवेज, अब तो इंडियन रेलवेज खैर प्राइवेट हो गई है, पहले ये गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? गवर्नमेंट ओनरशिप। तो पब्लिक एंटरप्राइज में ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, जैसे कैपिटल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्रॉफिट्स पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज होते हैं। सेकंड, सर्विस मोटिव। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव सर्विस होता है, प्रॉफिट नहीं। जैसे रेलवेज का एम है सेफ ट्रैवल, अफोर्डेबल ट्रैवल। देन आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक एंटरप्राइजेस पब्लिक के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें पार्लियामेंट और पब्लिक को आंसरेबल होना पड़ता है। कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो पार्लियामेंट और पब्लिक आंसरेबल होगी। नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल ऑपरेशंस। पब्लिक एंटरप्राइजेस जनरली लार्ज स्केल पर ऑपरेट करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी होता है इसमें, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए अभी जो एक्सप्रेसवे बने हैं, ये सब पब्लिक एंटरप्राइजेस बनाती है। नेक्स्ट है मोनोपोली पोजीशन। कई पब्लिक एंटरप्राइजेस मोनोपोली में काम करते हैं, जैसे कि अभी तक थी रेलवेज का मोनोपोली थी, कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपनी रेल या ट्रेन वगैरह नहीं चला सकता था। बट अब क्या है, अब रेलवे भी प्राइवेट हो गई है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सोशल वेलफेयर। पहला, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? पहला है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है। इसमें पब्लिक को एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस पर गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, हैवी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना, ये सब। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लार्ज स्केल पब्लिक एंटरप्राइजेज लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड दोनों को जॉब्स मिलती हैं इसमें। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, सॉरी, कंट्रोल ऑफ मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोलीज को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेज ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही देश का डेवलपमेंट होता है इससे। और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, और इसमें एक पॉइंट और है, नेशनल सिक्योरिटी। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, तो इससे नेशनल सिक्योरिटी रहती है।
देन हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। पहला क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें रोड्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब डेवलप किए जाते हैं। वही इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में रोड्स, पावर, ट्रांसपोर्ट। देन आता है प्राइस स्टेबिलिटी, एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस कंट्रोल होते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिसेशन के टाइम इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। सेल्फ रिलायंस, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होती है। लिमिटेशंस क्या क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। नाउ मल्टी, छठवें पॉइंट पे आएंगे, नेशनल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जिन्हें हम एमएनसीज कहते हैं। तो एमएनसीज की मीनिंग क्या है, अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज अ कंपनी दैट ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री विथ प्रोडक्शन और सर्विस फैसिलिटीज आउटसाइड इट्स होम कंट्री। एमएनसी वो कंपनी होती है जिसका हेडक्वार्टर्स एक कंट्री में होता है लेकिन ऑपरेशंस दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज में होते हैं। जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सर्विसेज मल्टीपल कंट्रीज में करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एमएनसीज इन इंडिया, इंडिया में इन प्रोडक्ट वो कब एमएनसी आई, तो एंटर्ड इंडिया मेनली आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन पॉलिसी। 1991 में जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी तो उसके बाद ही एमएनसीज इंडिया में एंटर की थी। उसके बाद ही उन्होंने अपना बिजनेस इंडिया में इस्टेब्लिश किया। इनकरेज थ्रू एफडीआई रिफॉर्म्स, वही जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिफॉर्म्स के बाद और ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला एमएनसीज को। ब्रॉड टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड मैनेजमेंट स्किल्स, जब एमएनसीज अपने इंडिया में आई तो नई नई टेक्नोलॉजी आई, कैपिटल भी आया, क्योंकि फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट आता है वो डॉलर में आता है और डॉलर का प्राइस वैसे भी रुपीज़ से ज़्यादा है, तो कैपिटल आया। मैनेजमेंट स्किल्स आई, दूसरे कंट्रीज़ के जब स्किल्ड वर्कर्स या प्रोफेशनल्स आते हैं तो न्यू स्किल्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं, न्यू स्किल्स इंट्रोड्यूस होती हैं इंडिया में। एग्जांपल्स एमएनसीज के क्या क्या है इंडिया में, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सैमसंग हो गया, नेस्ले, कोका कोला, अमेजोन। देन आते हैं हम रोल ऑफ एमएनसीज में, एमएनसीज का रोल क्या है। पहला है कैपिटल इनफ्लो, रोल यानी कि एडवांटेज क्या है, रोल और एडवांटेज सभी की चीज़। कैपिटल इनफ्लो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडिया में कैपिटल आता है। देन आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। अगर एमएनसी आएंगी इंडिया में तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया आती है। एक्सपर्ट ग्रोथ, इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट तक पहुंचते हैं और ग्लोबल प्रोडक्ट इंडियन मार्केट तक। स्किल डेवलपमेंट यानी कि इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी स्टैंडर्ड, एम्प्लॉयज़ को इंटरनेशनल लेवल ट्रेनिंग मिलती है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ एमएनसीज, डिसएडवांटेजेस जिसे कहते हैं। पहला हो गया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर कोई भी एमएनसीज इंडिया में आएंगी तो यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगी, यूज करेंगी, तो एक्सप्लॉइट भी ज़्यादा करेंगी। और कई एमएनसीज तो यहाँ से प्रोडक्ट बना के वापस अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर लेती हैं, तो इससे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है अपने इंडिया का। एक हो गया, देन आ गया प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, एमएनसीज प्रॉफिट्स को अपने होम कंट्री ले जाती हैं, जहाँ की कंपनी होती है वो अपने प्रॉफिट को वहीं ले जाती हैं, वहीं तो इससे क्या होता है, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है थ्रेट टू स्मॉल इंडस्ट्री, लोकल स्मॉल इंडस्ट्री जो कंपटीशन फेस नहीं कर पाती तो उनको बहुत ही ज़्यादा थ्रेट होता है कि वो सरवाइव कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट है कल्चरल इम्पैक्ट होता है, वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस बढ़ता है
फॉरेन कंपनी जाएंगी तो वेस्टर्न कल्चर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। नेक्स्ट है मोनोपोली पावर। एमएनसी मार्केट में डोमिनेंस क्रिएट कर लेती हैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपने चीप प्रोडक्ट्स के थ्रू, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के थ्रू, ऐसे तो वो मोनोपोली भी क्रिएट कर लेती हैं। तो थैंक यू गाइज। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।